नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं श्री सुभाष पारिक, वार्ड नंबर 7 से भाजपा के पार्षद हैं, तो एक तरीके से जनप्रतिनिधि की भूमिका में हैं। एंकरिंग ये करते हैं पिछले 5-6 साल से। पिछले 15 साल से ये एक निजी शिक्षण संस्थान में ज्योग्राफी के व्याख्याता भी हैं। स्काउट हैं, स्काउट में इन्होंने नेशनल ट्रेनिंग टीम की सदस्यता तक ये पहुँचे हुए हैं। एक ये प्रशिक्षित योग टीचर भी हैं, योगा करवाते हैं, सुबह समय देते हैं परबसर की आम जनता को, तो योगा टीचर भी ये हैं। तो एक 32 वर्षीय बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई 24 ही घंटे सबके पास हैं, आप कहाँ से एक्स्ट्रा टाइम लेके आते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को इतने सारे रोल में से किसके साथ में ज़्यादा अटैच्ड महसूस करते हैं? अगर आपको अपनी एक पहचान देनी हो तो आप अपने आप को किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? सर, जितने भी काम हैं उन सब काम के बीच में मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा शिक्षक जीवन को, क्योंकि किसी विद्वान ने कहीं लिखा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। और जो चीज़ सीखते हैं शिक्षा के बनिस्पत, उसी चीज़ को मंच के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, स्काउटिंग के माध्यम से दूसरों के समक्ष रखते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये मानता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, ताकि मैं बच्चों का भविष्य भी निखार सकूँ, साथ ही साथ खुद की शिक्षा को डेवलप कर सकूँ, खुद के नॉलेज को अपग्रेड कर सकूँ, जिससे मैं पब्लिक के सामने एक बेहतर चीज़ रख सकता हूँ। अच्छा, स्काउट में आपने बहुत ही अच्छे सोपान जो हैं वो प्राप्त किए हैं, तो ये स्काउट की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? सर, स्काउट में मैं नेशनल ट्रेनिंग टीम का मेंबर हूँ। मेरे आदर्श गुरुजी, अगर आज भी कहीं लिखा जाए योर फेवरेट टीचर, तो सबसे पहला नाम शैलेश कुमार जी पलोड़ और उनके साथ श्री भंवरलाल जी हर्षवाल, ये 2 नाम आते हैं। सर, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब स्काउटिंग की यूनिफॉर्म में बच्चों को परेड करते हुए देखा था। तो मेरे जीवन में भी, मेरे मन में भी ऐसी ललक आई कि यार ये ड्रेस तो मैं भी पहन के देखूं। तो मैंने सर से निवेदन किया। सर 8वीं क्लास 1999 पीपलाद हमें कैंप में लेके गए थे और शुरुआत वहीं से हुई। पहली प्रेरणा हर्षवाल जी से मिली, उसके बाद दूसरी प्रेरणा मिली उसी कैंप में। एक बच्चा, वहाँ लगभग 10-12 टैंकर का हौद था, उस हौद में पानी निकालते समय गलती से गिर गया था। और हम लोग वहाँ चूँकि बच्चे थे तो आदत होती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है दौड़ कर जाते हैं। हम लोग भी दौड़ कर गए देखने के लिए, हमारे में ये क्षमता नहीं थी कि हम उसको निकाल सके, लेकिन मेरे प्रिय टीचर श्री शैलेश जी पलोड़ आओ देखा ना ताओ और अंदर चले गए, उस बच्चे को सकुशल निकाल कर लेके आए। तो एक मन में आई कि यार इन दोनों के जैसा बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनकी धूल के बराबर नहीं हूँ सर, पैरों की मिट्टी के बराबर नहीं हूँ, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो प्रेरणा मिली, चाहे आप शिक्षक के रूप में ले लीजिए, चाहे आप एज ए स्काउटर ले लीजिए, चाहे आप एज ए एंकर ले लीजिए, चाहे आप व्यक्तित्व की किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा की श्रेणी में ले लीजिए, मैं उन दोनों से हमेशा सीखता हूँ और ताउम्र सीखता रहूँगा। तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं स्काउटिंग के क्षेत्र में बढ़ा और जैसे जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया तो शैलेश जी ने कहा कि एज ए टीचर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने गाइड किया। सर, एज ए टीचर जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है, हिमालय वुडवेज करके एक बैच होता है, वो प्राप्त करने वाला शिक्षक बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है। तो मैंने वो हिमालय वुडवेज प्राप्त किया। उसके बाद टीचर्स को ट्रेनिंग देनी हो तो नेशनल लेवल की ट्रेनिंग टीम बनती है, उसके मेंबर के लिए प्री ALT प्रथम सोपान होता है, उसके बाद ALT दूसरा सोपान होता है और लास्ट स्टेज होती है LT। तो मैंने प्री ALT कर लिया, यानी मैं मेंबर बन गया। अब मुझे अपने व्यक्तित्व में निखार के लिए 2 डिग्रीज और करनी है, ALT और LT। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ALT नहीं हो पाया। उम्मीद करता हूँ अगर परिस्थितियाँ ठीक रही तो मेरा इस साल ALT हो जाएगा और उसके बाद लास्ट जो स्काउटिंग की योग्यता होती है LT, जहां अभी अपने यहाँ से शैलेश जी सर किए हुए हैं, मैं उस योग्यता तक पहुंच पाऊंगा। अच्छा सर, जो आपका जो शिक्षण कार्य है वो आप 15 साल से जो कर रहे हैं, उसके अनुभव के बारे में कुछ बताएं। घर वालों ने कहा क्या करोगे, चलो स्कूल में चले जाओ। सर, मेरे साथ यहाँ तक हुआ कि मैं यहाँ एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गया और मैंने पद लिखा शारीरिक शिक्षक। मुझे नहीं जानकारी थी कि शारीरिक शिक्षक के लिए क्या योग्यता होती है। तो उन्होंने, निदेशक महोदय ने मेरी डिग्रीज देखी। सर, उन्होंने कहा कि सर आप BPEd तो नहीं है,
मैंने कहा सर ये क्या होती है? तो बोले पीटीआई जी बनने के लिए ये डिग्री करनी पड़ती है, आप ये डिग्री करके आएँ उसके बाद आपको मौका मिलेगा। तो सर मैंने शुरुआत प्राइमरी क्लासेस से की। मैं केजी, एलकेजी और एचकेजी को पढ़ाता था। पहले साल ये पढ़ाया, जब मेरी पढ़ाने की शैली निदेशक को अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे थोड़ा प्रमोट किया, तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास पढ़ाने के लिए दिए। उसी दौरान मेरी एमए हिस्ट्री से हुई, तो स्कूल वालों ने विश्वास जताया और मुझे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कहा। मेरे फर्स्ट बैच में 9 बच्चे थे और 9 के 9 फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। 3 बच्चों ने 90+ नंबर लाए। तो उस वजह से फिर मुझे बड़ी क्लासेस मिलने लगी और जैसे जैसे मैं पढ़ के बच्चों को बढ़ाने लगा तो मुझे अच्छे से अच्छा मिलने लगा। अभी मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ सर, मेरे हर साल के 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो 99, 98 तक पहुँच रहे हैं। फिर आपने कुछ समय पहले, 5-6 साल पहले शायद आपने एंकरिंग शुरू की, तो वो कहाँ से आया फिर? सर एंकरिंग का ऐसा है कि मैं तीसरी क्लास में जब पढ़ता था उस समय मैंने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में जो अपना उपखंड स्तरीय कार्यक्रम होता है उसमें कविता पाठ किया था। तो माइक का शौक़ तो बचपन से था। उसके बाद जैसे जैसे शौक़ बढ़ा तो यहाँ जिनके परिवार में मिलने वाले जो भी हैं उनके यहाँ शादियाँ होती थी, महिला संगीत में एंकरिंग करने लगा। वो सब निःशुल्क होता था, एक शौक़ के नाते माइक लेके खड़ा हो जाता और बोलता था। हमारे यहाँ एक राजेंद्र जी वैष्णव करके हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी बेटा फ्री में कब तक करेगा, और ये जो एरिया है तेरा पर्वत सर, इसको बढ़ा, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर। सर मैंने वहाँ से शुरुआत में फ़ीस लेना शुरू किया और यहीं पर्वत सर में कार्यक्रम कर रहा था। यहाँ से श्याम जी पान वाले हैं और उनका ऑपरेटर थे गणेश जी, उन दोनों ने मुझे प्रेरणा दी कि आप भजन संध्या में एंकरिंग करना शुरू करें। तो मेरा पहला कार्यक्रम गांगवा में हुआ था और वहाँ से मेरी एंकरिंग की शुरुआत हुई। और उसके बाद मैंने आज की डेट में राजस्थान के लगभग जितने भी कलाकार हैं सब लोगों के साथ मंच साझा किया, चाहे वो प्रकाश जी माली हो, चाहे वो स्वर्गीय कालूराम जी बिखरनिया हो, चाहे गजेंद्र जी राव हो, अनिल जी सेन, गजेंद्र जी अजमेरा, इन सब लोगों के साथ मैंने मंच शेयर किया। और साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन स्टेट में भी मैंने अपने कार्यक्रम किए हैं। उसके बाद में बारी आती है, आपने शायद योगा का भी एक प्रशिक्षण जो है बाकायदा लिया है और आप योग प्रशिक्षक भी हैं प्रमाणित। तो ये योग में पहले तो इतनी रुचि कहाँ से आई और फिर उसके बाद में इसमें भी आपने एज ए टीचर अपनी भूमिका का चयन कैसे किया? सर योग में रुचि के संदर्भ में ऐसा है कि स्काउटिंग के कैंप में जब हम जाते हैं, स्काउटिंग में एक बेज होता है हमारे बच्चों को जो हमें पढ़ाना पड़ता है योगा। उसमें हमारे स्काउट साथी मदन मोहन जी सैनी वो योगा की क्लासेस लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कैंप के दौरान बताया कि अपने यहाँ नरसिंह भगवान मंदिर में योगा की क्लासेस नियमित रूप से चलती है। चूँकि फिटनेस बनाने के लिए दौड़ने का, घूमने का रूटीन पहले से था, तो मैंने वो दौड़ना थोड़ा सा कम करके और योगा क्लास की ओर मैं प्रभावित हुआ। लगभग 1.5-2 साल तक मैंने कंटिन्यू किया। सर मैं जब 10th क्लास में था 2002 तक अस्थमा का पेशेंट रहा। मुझे यहाँ तक दिक्कत होती थी कि मैं 100 मीटर चलने के बाद मेरा सांस फूल जाता था। फिर से मैंने ट्रीटमेंट लिया, 8 साल तक इनहेलर खींचा, लेकिन रिलीफ नहीं हुआ। जब तक दवाइयाँ ले रहा हूँ ठीक तो मदन जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे भी अस्थमा था और मैंने योगा के दम पर उस पर काबू पा लिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बीमारी ठीक हो जाती है तो योगा से जुड़ें। 1.5 साल लगभग नियमित किया। सर लगभग 4 साल हो चुके इस बात को। मैं अभी तक अस्थमा से रिलेटेड ना टैबलेट खाई है ना कैप्सूल लिया और रूटीन में 3 से 5 किलोमीटर की दौड़ में आज कर लेता हूँ। तो ये लगा कि स्वास्थ्य के प्रति तो फायदा है। उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने योगा, ये विश्व योग दिवस मनाना शुरू किया, तो ये समझ में आया कि शायद योग के क्षेत्र में भी करियर बनाने के कई ऑप्शन खुल सकते हैं। तो एक डिग्री क्यों न ली जाए। जब पतंजलि से जुड़ा तो बाबा रामदेव जी के सानिध्य में सहयोग प्रशिक्षण शिविर हुआ ऑनलाइन, उसमें जुड़ा, 40 दिन का वो कोर्स किया। उसके बाद ऑथेंटिक रूप से एक डिग्री लेने के लिए वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी एमए डिप्लोमा करवाती है, उससे मेरा अभी डिप्लोमा चल रहा है। जून के आसपास मेरे एग्ज़ाम होंगे। तो योगा के माध्यम से अपने शरीर को भी सुधार सकूं, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सकूं, उनके भी रोगों को सुधार सकूं और उनको भी योग का लाभ दे सकूं, इसलिए मैं योगा के फील्ड में आया। चलिए देखिए, आप इतने सारे काम जीवन के इतने अलग अलग फील्ड्स में कर रहे हैं और उनमें भी आपने सब में करीब करीब अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। तो एक जो यूथ है उसके लिए एक सवाल सीधा सा ये बनता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, भले ही वो आपकी कितनी ही रुचि का फील्ड है, यदि आप मिसमैनेजमेंट होके चल रहे हैं तो आज नहीं तो कल या तो आप उस काम को छोड़ दोगे या दुनिया आपको वो काम छुड़वा देगी, क्योंकि आप मैनेज नहीं करके चल पा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, समय का सही प्रबंधन, इसके लिए आप युवा साथियों को क्या सलाह देंगे?
सर मेरी सलाह तो यही रहेगी कि देखिए, अगर किसी काम को हम कर रहे हैं, दो प्रकार के मनोयोग हो सकते हैं। एक तो हम उसमें पूरा डूब के करें या फिर बाहर रहकर करें। जैसे ये मान लीजिए कोई भी काम हो, वो सर आइसक्रीम है, आप खाएंगे तो भी वो ख़त्म होगी, नहीं खाएंगे तो वो पिघल कर ख़त्म होगी, तो खाकर उसको ख़त्म कीजिए, शायद आपको टेस्ट का भी मज़ा आएगा। मैंने भी यही सोचा सर, जो भी कार्यक्रम होता है मेरा, चाहे कैंप हो, चाहे स्काउटिंग का कैंप हो, चाहे सेवा का कोई कार्य हो, चाहे योगा की क्लास हो, या फिर मंच संचालन का कोई कार्य हो, मैं और स्कूल का कार्य, इन सब के बीच में मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो कोशिश करता हूँ कि जिस काम में मुझे पहले जाना है वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर लग रहा है कि मेरी दोनों जगह उपस्थिति अनिवार्य है, तो वहाँ एक बार प्रेजेंट देकर देख लेता हूँ। अगर व्यवस्था मेरे बगैर चल सकती है तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी से निवेदन करता हूँ, शैलेश जी सर से, कि मेरे साथ ये कार्यक्रम है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैनेज हो जाएगा तो बात अलग है, वरना स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को वहाँ भेजकर उस कार्य को करने की कोशिश करवाता हूँ। भादवा का जो महीना अपने हिंदी महीने में आता है, उसमें मेरे लगभग 15 से 20 दिन तक लगातार कार्यक्रम रहते हैं। चूँकि कार्यक्रम रात्रि भर चलता है तो दिन में सोने का मौका नहीं मिलता, और अगर कार्यक्रम 100 किलोमीटर की परिधि में है तो मैं सुबह स्कूल भी पहुंचता हूं। तो ये थोड़ा सा अगर हम शुरुआती दौर में पूरा मनोयोग लगा के करने की कोशिश करेंगे तो हमारी आदत उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी कि हम उस काम को बेटर कर सकते हैं। अभी मैं जैसे कंटिन्यू 7 दिन नाइट के कार्यक्रम आराम से कर सकता हूं, और कंटिन्यू 7 दिन में वापस स्कूल में जाके दिन भर पढ़ा भी सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं आती। रात की नींद मेरे ऊपर इतनी हावी नहीं होती कि मुझे स्कूल में नींद निकालनी पड़े। जैसा कि आपको इस बातचीत से कुछ समझ में आया होगा कि हम अपने आप को जिस प्रकार से ढालेंगे, जिस रूप में भी ढालेंगे, उस रूप में हम ढल सकते हैं। अगर हमारे मन में दृढ़ता है किसी काम के लिए, अनुशासन है, मानसिकता है हमारी मजबूत, तो हम समय का उचित प्रबंधन करके जीवन में हमारी सभी रुचियों के क्षेत्रों में अपना एक कुछ ना कुछ उपलब्धि दर्ज कर ही सकते हैं। तो सुभाष जी से बात करके मेरे को यही समझ में आया कि आपको एक नियमितता, एक अनुशासन, एक दृढ़ता, एक मजबूत मानसिकता और एक उचित समय प्रबंधन, आप जीवन के सभी फील्ड्स को टच कर सकते हैं। जाते जाते सर कोई विशेष संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में इस दुनिया में भेजा है, कुछ ऐसा करके जाएं, चाहे वो हमारे लिए हो, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। कई बार मंच पर मैं साझा करता हूँ 4 पंक्तियाँ। एक राहगीर कहीं से निकल रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक वटवृक्ष देखा, एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसके ऊपर कई सारे पक्षी बैठे थे, और उस पेड़ में आग लगी हुई थी, लेकिन वो पक्षी उड़कर नहीं जा रहे थे। उस राहगीर ने उन पक्षियों से सवाल किया कि आग लगी है वृक्ष में और जल रहे हैं पात, पात माने पेड़, पत्ते, आग लगी है वृक्ष में और जल रहे हैं पात, उड़ते क्यों नहीं पखेरू जब पंख तुम्हारे साथ। तो उन पक्षियों ने बड़ा सुंदर जवाब वापस दिया कि फल खाए हैं इसी वृक्ष के और गंदे किए हैं पात, यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ, यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ। तो जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में हम रह रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान दें, ताकि हमारे जाने के बाद हमारा वो योगदान कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो सके। और जब तक सार्थक सिद्ध नहीं होगा तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। और गिव इट बैक, ये इनका संदेश है यूथ के लिए कि जो समाज से आपको मिला है आप उसको वापस लौटाने का प्रयत्न अवश्य ही करें। आशा है बातचीत आपको पसंद आई होगी, सारगर्भित लगी होगी और प्रेरणादायी लगी होगी। फिर किसी नई मुलाकात के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।